नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। कल पहले चरण का चुनाव है और तकरीबन 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में हम अलग अलग राज्यों में जो स्थिति है इस चरण में जो चुनाव हो रहे हैं उन सीटों के बारे में उसकी एक समझ बनाने की कोशिश करें। अगर हम तमिलनाडु की राजनीति को देखें तो वहाँ के बारे में मैंने देखा कि अधिकांश जो सर्वे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 39 सीटें कांग्रेस और द्रमुक के साथ चली जाएंगी, वो जीत जाएंगे वहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा कुछ और है। प्रधानमंत्री वहां दौरा भी करते रहे हैं। क्या तमिलनाडु जंग में डाल सकता है? क्या वहां नरेंद्र मोदी को खासी सफलता मिल सकती है, कम से कम 8-10 सीटें? आपको क्या लगता है? 10 सीटों तो खुद भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद नहीं है, ना उनका ऐसा कोई दावा है, ना उनकी तरफ से ऐसी कोई संख्या आई है। भाजपा की तरफ से भाजपा का जो समर्थक मीडिया है वो ज्यादा दावेदारियां इसमें कर रहा है। भाजपा वाले इस मामले में सतर्क हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तमिलनाडु में लोकप्रियता बढ़ी है और सनातन के मुद्दे पर जनता द्रमुक से बहुत नाराज है, स्टालिन परिवार से, उदयनिधि स्टालिन से और मुख्यमंत्री स्टालिन से नाराज है। इस प्रकार की बातें तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई भाजपा की तरफ से या उनके प्रवक्ताओं की तरफ से दावा नहीं हुआ है कि वो 10 सीटें जीत सकते हैं। भाजपा ने आज तक तमिलनाडु में केवल एक सीट कन्याकुमारी की जीती है, उसके अलावा भाजपा ने वहां कोई सफलता हासिल नहीं की है। तो जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, अन्नामलई के नेतृत्व में वो लंबे अरसे से तमिलनाडु में कोशिश कर रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि 5 या 6 सीटों पर उन्होंने अपने प्रयासों को केंद्रित किया है कि उन पर ज्यादा जोर देंगे, शायद कहीं उनका दांव लग जाए स्थानीय परिस्थितियों में। लेकिन लोकसभा के चुनाव में स्थानीय परिस्थितियां असल में बहुत कोई विशेष किस्म के हालात हों तभी वो कारगर साबित होती हैं, क्योंकि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उसमें क्या है कि आप एक क्षेत्र में एक कोने में अपना काम कर दें, वहां लोकप्रिय खास तौर से हो जाए, पता लगा दूसरे में इतने ज्यादा आपके खिलाफ वोट पड़ गए कि वो बेकार हो जाता है। यानी स्थिति यह है कि कभी कभी मान लीजिए 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का एक लोकसभा क्षेत्र है, कभी कभी कोई उम्मीदवार 4 में जीतता है और एक में इतनी बुरी तरह हारता है कि 4 की जीत भी उसके काम नहीं आती, वो चुनाव हार जाता है। लोकसभा का चुनाव अलग तरह का होता है। तो वो बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में कोई बड़ा नतीजा निकालना। उम्मीद भाजपा को यह है कि चूंकि वहां पर अन्ना द्रमुक को अच्छा नेतृत्व जयललिता के निधन के बाद नहीं मिल पाया है और अन्ना द्रमुक में अंदरूनी फूट भी है, और वो धीरे धीरे करके ऐसा लगता है कि वो जमीन छोड़ती जा रही है अन्ना द्रमुक। तो उससे जो एक राजनीतिक स्पेस बना है, भाजपा चाहती है कि उस स्पेस के ऊपर खुद अपना कब्जा कर ले। लेकिन मैंने आज दिन में भी ये तर्क दिया था एबीपी चैनल पर। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नए क्षेत्रों में 2 तरह से अपना प्रसार करती है। एक तरीका यह है कि पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई वर्ष तक काम करता है उस इलाके में, अपना विचारधारात्मक आधार बनता है समाज में उसका, उसके बाद में चतुराई से उस आधार का राजनीतिकरण किया जाता है, फिर भारतीय जनता पार्टी आकर हिंदुत्व की झंडा बरदारी करने लगती है। ये एक तरीका है भाजपा का काम करने का। ये तरीका जो भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्र है, उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत, वहां इसी तरीके से भाजपा ने अपना प्रसार किया है। फिर एक दूसरा मॉडल है उत्तर पूर्व में, जिस तरह प्रसार किया, वहां भाजपा ने बड़े पैमाने पर दल बदल करवाए और कांग्रेस की शक्तियों को अपने साथ ले लिया, उनको संगठन में और सत्ता में भी बड़ी बड़ी जगह दी, सबको मुख्यमंत्री तक बनाया उन्हीं को जो है, और अपने हाथ में उत्तर पूर्व को लेने की उसने प्रयास किया। मतलब एक तरीका, दूसरा ये दल बदल के जरिए। सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु में जो जयललिता अन्ना द्रमुक की जो शक्तियां हैं, उनकी जो कार्यकर्ता पार्टी है, क्या वो भाजपा में दलदल करके आ रही है? क्या ऐसा कोई संकेत मिलता है? मेरा मानना है ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता। देखिए, तमिलनाडु के लोगों में द्रविड़ आंदोलन कैसा भी रहा हो, तमिलनाडु की आम जनता में जो हिंदू चेतना है वो पहले से ही बहुत तीव्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी उसे स्पर्श नहीं किया, कभी वहां पर गए नहीं वहां पर, कि इस तरह का हिंदू मुस्लिम विवाद वहां पर है नहीं तमिलनाडु में।
जो तमिलनाडु के मुसलमान हैं वो भी अन्य हिंदुओं की तरह ही तमिल ही बोलते हैं, मतलब जो है वो कुरान भी पढ़ते हैं तो तमिल में ही कुरान पढ़ते हैं। वहां कोई भाषाई विवाद नहीं है। तमिल मुसलमान और एक जो तमिल हिंदू है, उन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। अब तक आप उनका नाम ना सुने या खुद बताएं नहीं कि किस धर्म के हैं, आप कोई अंतर नहीं उसमें निकाल सकते। उत्तर प्रदेश जैसी, बिहार की ऐसी स्थिति वहां पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए वहां पर कामयाब होना बहुत मुश्किल है। दूसरे, भाजपा को हिंदी पट्टी की एक पार्टी के तौर पर भी माना जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद भी अगर कोई पार्टी लंबे अरसे तक केंद्र में सत्ता में रहेगी और उसका धीरे धीरे प्रभुत्व मजबूत होगा तो दक्षिण के प्रदेशों में एक ना एक दिन उसका प्रभाव बढ़ेगा ही। ये असंभव है कि वो प्रभाव ना बढ़े, कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। लेकिन क्या वो इस चुनाव में होगा, मुझे इसमें पूरा संदेह है। मेरा मानना है कि इस चुनाव में भाजपा के कुछ वोट बढ़ सकते हैं, लेकिन सीटें वगैरह उसको नहीं मिलेंगी। क्या सनातन का मुद्दा, जो कि देश के अन्य भागों में, खासतौर पर उत्तर भारत में भाजपा के लिए एक तुरुप का पत्ता साबित होता है, वो दक्षिण भारत में और खासतौर पर तमिलनाडु में उसके लिए एक बाधक है? देखिए, सनातन के मुद्दे से तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा को नुकसान हुआ है। पहली बात तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उत्तर भारत में सनातन के मुद्दे से भाजपा तुरुप का पत्ता मिला। भाजपा के अंदर कुछ आइडियोलॉजिकल विचारधारात्मक खुजली उनको होती रहती है लगातार, तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। सनातन ये अभी मछली और मटन वाली चर्चा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं चुनाव जीतती है, नरेंद्र मोदी इसलिए बड़े नेता नहीं है क्योंकि ये इन वजहों से नहीं है। उसके कारण दूसरे हैं, उसके कारण सामाजिक और आर्थिक कारण। हिंदुत्व के मुद्दे का असर है, उससे एक पृष्ठभूमि मिलती है, एक लॉन्चिंग पैड मिलता है भाजपा को। अभी आप देख लीजिए ना, जो लोकनीति का सर्वे है उसमें हिंदुत्व के मुद्दे को 2% लोग कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। राम मंदिर को केवल 8% लोग मानते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोई मानता ही नहीं है, भाजपा के समर्थक नहीं मानते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दा है वो। तो फिर उसको हम ये कैसे माने कि ये मुद्दा उनके लिए तुरुप का हिस्सा है? ऐसा मानना भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने के समान है। जब आप सर्वेक्षण करते हैं और पता लगाते हैं, जनता की राय लेते हैं, तब ये तथ्य के रूप में सामने नहीं आता। लेकिन भाजपा इसके लिए लगातार कोशिश करती रहती है। जैसे मैं आज खबरों को आइडियोलॉजिकल पार्टी है ना, बताया ना, जैसे कि भाजपा के अंदर आपको हमेशा एक हिस्सा ऐसा मिलेगा जो कि गॉडसेवादी मिलेगा आपको। जाने कितने लोग हैं जो कह रहे हैं अब की बार हम चुनाव जीते तो और हमें 400 सीटें पार मिली तो हम संविधान बदल देंगे। ये भाजपा की आधिकारिक नीति नहीं है, लेकिन विचारधारा का जो पुराना प्रभाव है, इसमें परिवर्तन हुए हैं। बहुत से लोगों ने उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया है भाजपा के अंदर। भाजपा के ही लोग हैं जो कि गॉडसे की तारीफ करते हैं, बाद में फिर गांधी जी की प्रतिमा बना के उनमें गोलियां तक मारी गई हैं उसके अंदर। ये सभी लोग तो भाजपा और हिंदुत्व के साथ हैं। तो इस प्रकार की, इसमें कहता हूं, ये एक आइडियोलॉजिकल खुजली है जो उनको बीच बीच में मचती रहती है। जब तक वो इस प्रकार की बातें ना कर लें तब तक उन लोगों को तसल्ली नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उससे इसको कोई बहुत लाभ होता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का इसे एक अभिन्न हिस्सा मान सकते हैं? जो उल्लेख कर रहा था कि आज मैंने न्यूज़ में ये देखा कि तेलंगाना में कुछ हंगामा हुआ, मुर्शिदाबाद में हुआ, बेंगलोर में हुआ। इसके पीछे जब राजस्थान का चुनाव हो रहा था तो कन्हैया लाल के मुद्दे को उठाया गया। प्रधानमंत्री बार-बार ये कोशिश करते रहते हैं मुगलों से तुलना करना। तो उनकी रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा, एक कोर लगता है कि उसी से संचालित होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है? लेकिन आप देखिए ना, ये बात सही है कि इस प्रकार की बातें वो लोग उठाते हैं और इन मुद्दों से वो एक हिंदू प्रतिक्रियात्मक गोलबंदी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ये पता लगाते हैं आखिर में कि आखिरकार भाजपा क्यों चुनाव जीती, तो कभी भी इन मुद्दों की प्रमुख भूमिका आपको नहीं मिलेगी उसके अंदर। ये केवल चुनावी मुहिम के दौरान उत्तेजना पैदा करना, शोरगुल होना, इन सबके इर्द गिर्द ये बातें होती हैं। लेकिन कभी भी बाद में ये इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि इसकी वजह से ही भाजपा चुनाव जीती। एक जो महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कि कुछ सीटों पे तगड़ा मुकाबला है, लेकिन आमतौर पे यह माना जा रहा है कुछ निष्पक्ष टीकाकारों के द्वारा, जो थोड़े भाजपा की तरफ हमदर्दी रखते हैं उनके द्वारा भी, कि कुल मिलाकर भाजपा बड़े आराम से वहां जीत रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश के बारे में ये निष्कर्ष सही है कि वो आराम से जीत रही है? भाई देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ तो उसके पीछे कोई विपक्ष की खूबी नहीं होगी। विपक्ष है
विपक्ष का मारा गया तीर नहीं होगा उसके पीछे। उसके पीछे भाजपा की अपनी रणनीतिक गलतियां होंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ब्राह्मण उम्मीदवार का, किसी ब्राह्मण सांसद का टिकट काटा है भाजपा ने, तो कई जगहों पे देखा गया है कि उसकी जगह किसी ब्राह्मण को ही टिकट दे दिया गया है। जिस जाति का टिकट काटा है उस जातिगत संतुलन कायम रखने के लिए दे दिया गया है। लेकिन कई मामलों में ऐसा हुआ है कि राजपूतों के टिकट कटे, उनकी राजपूतों को टिकट न मिलकर किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को टिकट मिल गया। तो ये सब देख के राजपूतों में नाराजगी है, त्यागियों में नाराजगी है, सैनियों में नाराजगी है, गुर्जरों में नाराजगी है। क्योंकि भाई जब आप मान लेते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट लैंड है, मतलब जो है, तो आपका फोकस जाटों पे ज्यादा हो जाता है। यानी आपने एक जाट को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बना रखा है, तो जाटों पे ज्यादा फोकस हो जाता है और दूसरी बिरादरियां अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगती हैं। जबकि दूसरी बिरादरियां भी लंबे अरसे से भाजपा को समर्थन दे रही हैं, तो उनकी भी अपनी दावेदारियां बनती हैं। तो फिर वो उनकी नाराजगियां तरह तरह से व्यक्त होती हैं, उनको संगठित रूप लेती हैं, पंचायतें होती हैं, महापंचायत होती है, कस्में खाई जाती हैं, शपथ हलफ उठाया जाता है, ये सब बातें होती रहती हैं। मतलब भाजपा इन चीजों को प्रबंधित कर सकती है। भाजपा के पास वो तरीके हैं जिससे इन चीजों को प्रबंधित करे। और इन जातियों के पास में कोई ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई पार्टी और विकल्प तैयार हो जहां वो तुरंत चली जाए और वहां उनको वोट कर दें। हालांकि स्थानीय स्तर पर भाजपा विरोधी उम्मीदवार कोशिश कर रहे हैं राजपूतों के साथ में अपना तालमेल बैठाने की, कई जगहों पे हो रहे हैं। जैसे इमरान मसूद ये कोशिश कर रहे हैं कि राजपूतों के साथ एक तालमेल बैठाया जाए उनके, ताकि राजपूतों की नाराजगी का लाभ उठा पाए। तो अगर भाजपा कहीं थोड़ा सा लड़खड़ाती है इन 8 सीटों पर या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो उसके पीछे भाजपा की ये रणनीतिक गलतियां ज्यादा होंगी। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं एबीपी के सर्वे को ही देख रहा था कि शायद 7 सीटें विपक्ष के लिए उनके द्वारा छोड़ी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बाकी 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जीत जाएंगे। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरा मसला यह है कि कहीं कहीं कुछ मजबूत उम्मीदवार हैं, उससे विपक्ष भले जीत जाए, पर मोटे तौर पर खेल तो भाजपा के पक्ष में ही है? भाई सवाल यह है कि विपक्ष को किसने रोका था कि वो एक व्यापक एकता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करे? किसने रोका था? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस मिलकर चारों एक हो जाते? मैं तो गारंटी से आज कह सकता हूं कि भाजपा कम से कम 35 से 40 सीटें हार जाती उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब आपने ऐसा नहीं किया तो उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। जो कांग्रेस की तरफ से अमेठी और रायबरेली की सीटें पे उम्मीदवार घोषित नहीं किए जा रहे हैं, क्या वहां राहुल और प्रियंका गांधी या गांधी परिवार के किसी के लड़ने से कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? अब ये लग रहा है ऐसा कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार के संकेत आने शुरू हो गए हैं। राहुल के एक वक्तव्य से भी अंदाजा लगेगा। मेरा मानना है ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत होगा। ये मानना कि वो बहुत बुरी तरीके से स्मृति ईरानी के मुकाबले हार जाएंगे, कोई टक्कर कर नहीं दे पाएंगे, ये मानना गलत है। स्मृति ईरानी एक ऐसी नेता है जो कहीं भी लोकप्रिय नहीं हो सकती। वो अपने मंत्रिमंडल में लोकप्रिय नहीं है, कहीं भी लोकप्रिय नहीं है। वो हमेशा अलग थलग रहती है। उनकी जो व्यवहार शैली है लोगों से मिलने जुलने की, उसके अंदर एक तरह का जिसे कहते हैं आप, एक तरह की हेकड़ी रहती है उसके अंदर। तो उसकी वजह से वो कभी कहीं लोकप्रिय नहीं हो पाती है। ठीक है, सत्ता उनके पास है, वो केंद्र में मंत्री लगातार बनी हुई है, लेकिन जनता के बीच में कोई वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो, लोगों ने हाथों हाथ ले रहे हो, ऐसी बात नहीं है। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं तो वो स्मृति ईरानी के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। उत्तर पूर्व और पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में प्रश्न करना चाहूंगा कि वहां के चुनाव को हम कैसे देखें, अगर आप एक समझ। अरुणाचल प्रदेश में क्या किया है कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है लोकसभा के साथ में। अरुणाचल प्रदेश एक भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर निर्विरोध निर्वाचित होने की एक बहुत बड़ी मतलब परिघटना वहां पे होती है। 2014 में 60 लोगों की विधानसभा में कांग्रेस के 11 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, उनके खिलाफ उम्मीदवार ही खड़ा नहीं हुआ। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के 10 एमएलए पहले से निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो वो एक अलग तरह की बात है, उस चुनाव को अलग तरह से देखना पड़ेगा हम लोगों को। इसका कारण क्या है? अगर
इसका कारण क्या है निर्विरोध होने का? ये नहीं है, मैं भी नहीं समझ पाया हूं कि इसका कारण क्या। एक तो बहुत दिनों जो एक केंद्र शासित प्रदेश से एक पूर्ण राज्य की विधानसभा के तौर पर वो बहुत बाद में अरुणाचल प्रदेश आया। पहले तो ये नेफा का हिस्सा हुआ करता था, है? तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नेफा, जिसका संचालन असम से होता था, उसका हिस्सा हुआ करता था। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव का प्रभामंडल जो है और उसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि कोई भी व्यक्ति उसके साथ में हो रहे जो विधानसभा चुनाव है उनके ऊपर गौर ही नहीं कर रहा है। आप देखिए, उड़ीसा में भी विधानसभा चुनाव साथ में होंगे, आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव साथ में होंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव साथ में हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव कहीं कोई चर्चा है? ये चीज अपने आप में बताती है कि जब एक देश एक चुनाव वाला फंडा अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी लागू करने में कामयाब रहती है तो विधानसभा चुनावों का क्या हश्र होने वाला है। विधानसभा चुनाव जब लोकसभा से अलग हटके होते हैं तो उनकी एक अलग से राजनीतिक बहस उनके ऊपर होती है, लोग ज्यादातर उन पर ध्यान देते हैं। जो उस राज्य के नहीं है उन दूसरे राज्यों में भी उनकी ऊपर चर्चा होती है। लोकसभा चुनाव के साथ होने पर विधानसभा चुनाव की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। हालत यह है कि उड़ीसा में लोगों को ये तो पता है कि लोकसभा सीटें कौन कौन लड़ रहा है, लेकिन विधानसभा सीटों में किस तरीके से फैसला हुआ है ये लोग नहीं जानते हैं। जबकि एक तथ्य यह है कि लोकसभा में तो नवीन पटनायक भाजपा के साथ में उनका समझौता हो ही गया था तकरीबन, तो विधानसभा की समस्या पर विवाद पैदा हुआ और लोकसभा का समझौता भी उसकी वजह से टूट गया। लेकिन मीडिया में नजारा ये बनता है कि विधानसभा चुनाव के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और सिर्फ लोकसभा चुनाव की चर्चा होती रहती है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बारे में सर्वेक्षण तक नहीं किया है विधानसभा में लोगों ने। किसी मीडिया मंच ने सर्वेक्षण कराने के लिए एक पैसा नहीं खर्च किया है वहां पर। और खास बात यह है कि सैद्धांतिक रूप से बात कही जाती है कि भाई स्प्लिट वोट की परिघटना है, यानी लोग विधानसभा में अलग तरीके से वोट देते हैं और लोकसभा में अलग तरीके से वोट देते हैं, फिर भी आप विधानसभा की चुनाव पर ध्यान नहीं दे रहे। इसका मतलब है जब एक देश एक चुनाव वाली बात लागू होगी तो उससे केंद्र राज्य संबंध कितने असंतुलित हो जाएंगे, राज्यों का महत्व कितना कम हो जाएगा और केंद्र का महत्व, केंद्रीकरण, राजनीति का केंद्रीकरण कितना ज्यादा होगा। शत्रुघ्न सिन्हा जो अभी तृणमूल कांग्रेस में है और आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद ममता बनर्जी क्यों नहीं बन सकती हैं, और अगर वो 40 सीटें आती हैं तो शायद वो या पूरी तरीके से प्रधानमंत्री बन जाएंगी। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह का विमर्श ममता बनर्जी के पक्ष में गोलबंदी तैयार कर सकता है, ये एक बड़ा नैरेटिव बनाने का कारक बन सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर बंगाल की जनता के सामने ये अगर देखिए, आप गुजरात को देखिए, गुजरात में तो 40 सीटें भी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, यानी जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बने थे, उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में इतनी सीटें नहीं जीतती थी। भाई 2009 में, 2004 में कहा कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहता था वहां पे, गुजरात में खराब नहीं रहता था कांग्रेस का प्रदर्शन। जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, उसके बाद गुजरात ने किसी और पार्टी को चुनाव जिताना ही बंद कर दिया और अभी भी कोई संभावना नहीं है कि वहां पर ऐसा चुनाव जीत पाएंगे कोई। तो अगर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में अगर जनता के दिमाग में ये बात आ जाए कि भाई हमारी बंदी जो है, हमारी जो मुख्यमंत्री हैं दीदी ममता बनर्जी हैं, उनको प्रधानमंत्री पद मिल सकता है, अगर यहाँ अच्छा चुनाव जिताया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर उनके पक्ष में लोकसभा में भी वोट पड़ सकता है। बिहार में प्रधानमंत्री ने 16 अप्रैल को 2 सभाएं की और बिहार के मुख्यमंत्री उससे अनुपस्थित रहे। तो वहां एक तरह की चर्चा चल रही है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो एनडीए गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ना होने की एक छवि आपके सामने भी बन रही है, या वो बहुत ही मजबूत गठबंधन के रूप में? मुझे लगता है कि एनडीए में जो जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल यूनाइटेड उसकी कमजोर कड़ी है। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं। मुझे नहीं लगता है कि जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी के जनाधार द्वारा या उपेंद्र कुशवाहा के जनाधार द्वारा या जितेंद्र मांझी के जनाधार द्वारा या रामविलास या चिराग पासवान के जनाधार द्वारा जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को बहुत ही अच्छे तरीके से वोट प्राप्त होंगे। और जब उन्हें अच्छे तरीके से वोट प्राप्त नहीं होंगे तो वो भी अपनी तरफ से उनको उतनी उत्साह के साथ वोट नहीं देंगे उनके उम्मीदवारों को।
तो इसके चक्कर में उनका पूरा संतुलन गड़बड़ा सकता है, और जो अगर कोई जीत का मोमेंटम उनके पक्ष में है तो वो गड़बड़ा सकता है। एक सवाल मैं महाराष्ट्र के बारे में भी करना चाहूंगा। सुहास पलसीकर ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा और उसमें उन्होंने अच्छा ही संकेत किया है कि जो एक स्मार्ट पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी ने अपने जाने की, वो उसके गले की हड्डी भी बन चुकी है, क्योंकि अभी तक उनकी सीटों का बंटवारा ही क्लियर नहीं हुआ है। तो क्या ये महाराष्ट्र में एक एज देता है जो कांग्रेस गठबंधन है उसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े समर्थक भी कहते हैं कि अगर उद्धव की शिवसेना का मुकाबला श्रीकांत शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवारों से होगा तो हमेशा ही बाजी उद्धव के उम्मीदवारों के पक्ष में रहेगी। तो श्रीकांत शिंदे की एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो कोई महायुति के अंदर कोई बहुत बड़ा जीत का योगदान करने नहीं जा रही। अब रह गई कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों धड़े हैं उनके बीच में क्या होगा। उसमें भी आप देखिए कि अभी सीटें तय नहीं है कि अजित पवार की पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी, शायद 5 या 6 सीटों पे लड़ेगी, लेकिन शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो 10 सीटों पे लड़ रही है चुनाव वहां पर, और उनको 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी उनको अजित पवार की पार्टी को। तो इसी से मालूम पड़ जाता है कि उन श्रेष्ठता किसके पास है, यानी अपनी पार्टी में शरद पवार का ज्यादा महत्व है, और जो महाविकास आघाड़ी है उसमें उद्धव शिवसेना सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा सीटों पे, 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो ये जो दोनों टूटे हुए हिस्से हैं ये वहां भी महायुति में बहुत ज्यादा जीत का योगदान कर पाने में असमर्थ रहेंगे। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।